इसे इस चार दीवारी में कैद हुए न जाने कितने दिन बीत चुके थे। इनका हिसाब रखना अब इसने छोड़ दिया था। सिर्फ इतना याद था कि हर रोज जब मुर्ग अजान दिया करता तो वो उठते ही बुलंद आवाज से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती थी। वो चिल्लाती है कि है कोई मदद करने वाला जो इसे इस कैद खाने से निजात दिला दे। और फिर रात तक इसके बैन आहों और सिसकियों में तब्दील हो जाते, लेकिन इसे सुनने और समझने वाला कोई नहीं था। हर रोज सुबह तक एक जल्लाद नुमा खातून नाश्ते की ट्रे लेकर आया करती और इसके आगे ट्रे पटकते हुए वो जिन नजरों से देखती वो नजरें इसे अंदर तक काट दिया करती, बल्कि इसे लगता कि इसकी जानिब देखने वाला हर शख्स जैसे कह रहा हो, देखा हलीमा, अगर जान छिड़कने वाले शोहर को मारने की कोशिश करोगी तो यही काल कोठरी तुम्हारा मुकद्दर ठहरेगी। वो रात को एक शदीद खौफजदा करने वाले ख्वाब से बेदार हुई और फिर रात के पहर वो चीख चीख कर सर जेल के दरवाजे से टकराती और कहती, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मगर इसकी आहो पुकार कौन सुनता। इसका जुर्म बहुत ही बड़ा था। इसने कोई मामूली चोरी चकारी नहीं की थी, बल्कि इसका जुर्म था कि वो अपने बेहद ख्याल रखने वाले शौहर और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने वाले शौहर की कातिल थी। इस बात को वो मानती थी कि इसने शौहर को मारने की कोशिश की, मगर इसकी खुशकिस्मती कि वो बच निकला। वो सोचा करती थी कि काश ऐसा हुआ होता तो वो इसे मारकर बेहद इत्मीनान भरी जिंदगी गुजार रही होती। लेकिन वो क्या जानती थी, इसका ये इत्मीनान आर्जी साबित होगा और वो शौहर को कत्ल करने की कोशिश में हवालात में बंद कर दी जाएगी। उस औरत से हर दूसरा शख्स यही सवाल पूछता कि हलीमा, तुमने जुबैर को मारना क्यों चाहा? वो तो सारे जमाने के लिए बेहद बेजर सा इंसान था। आज तक इसने किसी का दिल ना दुखाया था। फिर इसने ऐसा क्या कसूर किया कि तुम इसकी जान की दुश्मन बन गई? जुबैर के चाचा ताया ने तो ये बात मशहूर कर दी थी कि हलीमा किसी और से मोहब्बत करती थी। इसीलिए इसने जुबैर को मारना चाहा ताकि दरमियान की रुकावट दूर हो जाए। अलगर्ज ये कि जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन असल बात कोई नहीं जानता था कि हलीमा ने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया। इसको ऐसी क्या मजबूरी थी। आज भी रोजाना की तरह इसके सामने इसका वकील और इसकी 12 साला बेटी नादिया बैठी थी। वकील इसको मिलने वाली सजा के बारे में बता रहा था कि 10 साल की सजा हुई है। अब इसके मुताबिक इसे मजीद कितने सालों तक इस कैद कोठरी में रहना पड़ेगा। इसने एक नजर अपनी बेटी को देखा और फिर वकील के आगे दोनों हाथ बांध दिए। खुदा के लिए मुझे यहां से निकालो, मैं मर जाऊंगी यहाँ पर। मेरी बेटी मेरे बिना कैसे रह पाएगी? वो इतना कहकर फूट फूट कर रो दी। वकील को इस पर बेहद रहम आया। इसकी 12 साला बेटी हाथों की उंगलियों को चटकती बेबसी से अपनी माँ को देखे जा रही थी। इसका बस ना चल रहा था कि वो इसे यहाँ से निकालकर कहीं दूर ले जाए, जहां पर गम और दुख की परछाई भी इसकी और इसकी माँ की जिंदगी में ना पड़े। लेकिन इंसान कितना बेबस होता है। जो वो सोच रहा होता है इस पर अमल करने के लिए इसे ताकत परवाज ही मैसर नहीं होती। नादिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो माँ का दुख समझती थी, जानती थी, मगर खामोश थी। कभी कभी खामोशी भी बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन कभी कभी खामोशी को तोड़ देना ही बेहतर है। वकील भी यही बात हलीमा को समझा रहा था कि इसको अपनी खामोशी तोड़ देनी चाहिए और जुबैर को मारने की वजह बता देनी चाहिए। हो सकता है इस तरह से अदालत अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाए। वकील को हलीमा की आंखों में एक दास्तान नजर आ रही थी। वो जानता था कि इंतहाई कदम यूं ही नहीं उठाए जाते। इनके पस पर्दा रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से होते हैं। इसलिए वो वकील अपनी बेटी का वास्ता देकर समझा रहा था कि वो अपनी बेटी का ख्याल करे, क्योंकि वो अकेली लड़की किस तरह से इतने साल गुजार पाएगी? क्या करेगी, कहाँ जाएगी? कब तक आपके करीबी अजीज इसे रखेंगे? वकील की बातें सुनकर इसकी समझ में आना शुरू हो गया। जब इसकी बेटी ने इसे झंझोड़ा और कहा, अम्मा, तुम बता क्यों नहीं देती कि तुमने आखिर इस इंसान को क्यों मारना चाहा? तुम बता दोगी तो हम बदनाम नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारा ये बहुत बड़ा एहसान होगा तमाम उन लड़कियों पर जो जिनसी इस्तेसाल का शिकार होती हैं। तुम एक लड़की की आवाज बनोगी। अम्मा, तब हमारे मुल्क की लाखों लड़कियों की इज्जत महफूज रहेगी। बता दो अम्मा इन सबको कि वो शख्स क्या चाहता था जिसकी पदाश में तुमने इसे इबरत का निशान बना दिया। वकील अभी समझने की कोशिश कर रहा था कि नादिया क्या कहना चाहती है। इसकी माँ हलीमा के आंसुओं में शिद्दत आ गई।
कहने लगी, अगर मेरे बता देने से किसी की इज्जत महफूज रह सकती है तो जरूर अपनी कहानी बताऊंगी। वो खोए हुए लहजे में बोली, जैसे उस वक्त वो किसी और दुनिया में जा पहुंची हो। इसे याद आ रहा था वो जिस दिन ब्याह कर जुबैर के घर आई थी, वो किस कदर खुश थी। जुबैर इसकी जिंदगी का मनचाहा साथी था और इनकी शादी मोहब्बत का ही नतीजा थी। हलीमा को पहली नजर में ही जुबैर से मोहब्बत हो गई, लेकिन वो ये ना जानती थी कि वो इसे हासिल कर पाएगी या नहीं। फिर इसकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब जुबैर ने अपना वादा पूरा करते हुए इसके घर रिश्ता भेज दिया। उस दिन वो खुशी से छलांगे मारती फिर रही थी। शादी के बाद जुबैर की मोहब्बत पाकर वो कुछ मगरूर भी हो गई थी, क्योंकि इसके पास अब महबूब शौहर और अपनी प्यारी सी बेटी भी थी। इसकी दुनिया मुकम्मल हो गई थी। असल बात यह थी कि हलीमा पूरे 10 साल इससे बड़ी थी। जब इन दोनों की शादी हुई तो हलीमा पर शबाब की महक थी और जुबैर तो नया नया जवान हुआ था। लेकिन अब गुजरे चंद सालों ने जहां हलीमा के बाल सफेद किए, वहीं चेहरे पर छाइयां नमूदार होना शुरू हो गईं। यूं वो 40 के करीब थी। इस उम्र में इंसान पहले जैसा शौक भी नहीं रहता। हलीमा के मिजाज में भी अब सादगी आकर ठहर गई, जबकि जुबैर तो अब मुकम्मल जवान हो चुका था। अपनी बीवी में वो तमाम खसूसियात देखना चाहता था जो एक अल्लड़ सी मुटियार में पाई जाती हैं। इसलिए रफ्ता रफ्ता हलीमा से इसका दिल खींचा सा रहने लगा। दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। अब जुबैर की शबो रोज घर से बाहर गुजरते। बहुत जल्द हलीमा को इस बात का एहसास हो गया। इसने खुद को जुबैर की पसंद में डालने की बहुत कोशिश की, मगर इस कोशिश में वो खुद को खासी मजायका खेज लगती थी। फिर भी इसने हार ना मानी। मुख्तलिफ मज़ारों पर दुआएं मांगने जाती कि इसका शौहर इसी का बनकर रहे। इसकी ये दुआ जल्द ही कबूल हो गई। जुबैर ने अब घर में रहना शुरू कर दिया। इसका रवैया बदलना शुरू हुआ था। अब पहले से ज्यादा शीरी हो गया। हलीमा इसकी जिस मस्बत तब्दीली पर हैरान थी, वो ये कि अब जुबैर हादिया पर खसूसी तवज्जो दे रहा था। इसके लिए नित नए खिलौने और कपड़े लेकर आता, वरना इससे पहले इसे बच्चों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो केक, फल और चॉकलेट्स, ये तीन चीजें ऐसी थीं जिनकी कमी वो नादिया को ना होने देता। वो बेहद खुश थी, मगर ये खुशियों भरे दिन महज हवा का एक झोंका थे। उस दिन इनके मोहल्ले में मिलाद शरीफ था। हलीमा ने जुबैर से कहा कि वो नादिया को स्कूल से ले आए और घर पर ही रहे। वो खुद मिलाद में चली जाएगी। वापस घर आई तो नादिया बाहर बरामदे में बैठी रो रही थी। इसने अपनी बेटी से रोने का सबब पूछा तो नादिया ने बताया कि इसे डर लगता है। हलीमा परेशान हो गई कि इसे यूं अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इसके जाने के बाद जुबैर भी घर से चला गया, हालांकि इसने कहा भी था कि वो घर में रहे। उस दिन के बाद हलीमा ने नोट किया कि नादिया डरी डरी सी रहती है, हंसती भी ना थी। जब ये बात इसने जुबैर को कही तो इसने कहा, ये तुम्हारा वहम होगा। लेकिन आने वाले चंद दिनों में नादिया की हालत ऐसी हो रही थी कि जुबैर को भी तशवीश होना शुरू हो गई। वो इसे लेकर मुख्तलिफ पीरों फकीरों से दम करवाने लगा, लेकिन वो खुद खौफजदा थी। मगर वो किस चीज से खौफजदा थी, वो ये ना बताती। एक दो बार हलीमा को यूं लगा जैसे वो बताने वाली है, मगर फिर दरमियान में कोई ना कोई मसला आ जाता और बात अधूरी रह जाती। जुबैर जानता था कि वो क्यों खौफजदा है और किस चीज से खौफजदा है, मगर वो नहीं चाहता था कि इस बात का किसी और को इल्म हो। उस दिन सुबह से ठंडी हवाएं चल रही थीं, तेज बारिश का इम्कान भी था। हलीमा की खाला जो गली में रहती थीं, उन्होंने इसे पैगाम भेजा कि मैंने छत पर गंदम को धूप लगवाने के लिए डाला हुआ है, मगर अब बारिश की सूरत हाल बन रही है, तो तुम जल्दी से आकर मेरे साथ नीचे उतरवा दो। जुबैर आज सुबह से घर पर ही था। इसे नादिया का ख्याल रखने का कहकर वो खुद खाला की तरफ आ गई। अभी गंदम नीचे उतारी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। इसे घर और नादिया की फिक्र हुई, मगर खाला ने कहा बारिश थम जाएगी तो फिर तुम घर जाना। इनके इसरार पर वो बैठ गई, मगर ध्यान बार बार पलट कर नादिया की तरफ जाता। जब वो घर पहुंची तो वाकई इसका शक यकीन में बदला हुआ था। नादिया बिस्तर पर लेटी थर थर कांप रही थी और जुबैर इसके हाथ पांव मल रहा था। इसने हलीमा को बताया कि नादिया तुम्हारे जाने के बाद रोने लग गई कि तुम्हारे पीछे जाना है। फिर जब बारिश हुई तो बारिश में नहा बैठी है। अब तो इसे बुखार हो गया है। अगले कुछ दिनों तक नादिया का बुखार नॉर्मल हुआ तो इसने सुकून की सांस ली। नादिया ठीक हुई तो जुबैर ने एक खतीर रकम दी कि इसमें से इसे शॉपिंग करवा दो।
मैं उस रोज खुशी खुशी शॉपिंग करने जा रही थी कि रास्ते में याद आया नादिया के जूते छोटे हो गए हैं। क्यों ना मैं इसे भी साथ ले लूं। यही सोचकर मैं अपनी ही गली में वापस मुड़ी और बैग से चाबी निकालकर दरमियान वाला लॉक खोला। जैसे ही मैं अंदर बरामदे से बड़े कमरे तक पहुंची, सामने नजर आने वाले मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे यूं लगा जैसे पूरे घर की छत मेरे सर पर आ गिरी हो। कमरे के अंदर जुबैर नादिया के साथ उस हालत में खड़ा था कि मेरा सर शर्म से झुक गया। नादिया रोए जा रही थी। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। जो मंजर मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। एक हकीकी बाप अपनी औलाद के साथ यूं कैसे कर सकता है। जुबैर हलीमा को देखकर वहां से फौरन चला गया और वो मेज पर बैठकर अपनी किस्मत को रोने लगी। नादिया कांपती टांगों के साथ इसके पास आकर बैठी। इसका दिल चाहा अपनी बेटी को परों में समेट कर कहीं दूर ले जाए, जहां रिश्ते मगरमच्छ बनकर खाने को तैयार ना बैठे हों। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो नादिया से पूछने लगी। नादिया क्या बताती कि हर रोज किस इम्तिहान से गुजरती है। इससे तो अच्छा था कि इसका बाप पहले की तरह इसमें दिलचस्पी ही ना लेता। नादिया को याद था, आज से 7-8 माह पहले वो अम्मी से जिद कर रही थी कि इसे स्कूल बाबा के साथ जाना है। सब बच्चे बाबा के साथ स्कूल जाते हैं और वापस भी आते हैं। अम्मा ने इसे बाबा के पास ले जाकर कहा कि आप दुकान पर जरा जल्दी जाया करो, साथ में जाते जाते नादिया को स्कूल छोड़ जाया करो। वो बाबा के साथ जाना चाहती है। तब बाबा ने मुझे बगौर देखा, फिर मेरा हाथ पकड़कर साइकिल के आगे मुझे बिठा दिया। चंद दिन में बहुत खुश थी कि बाबा मुझे स्कूल छोड़ने जाते हैं। उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू कर दी, मेरे लिए नित नई चीजें ला दी। मगर मुझे जल्द ही एहसास होने लगा कि बाबा के लिम्स में अब शफकत नहीं है, बल्कि कोई और ही जज्बा है, जिसका नाम लेने से भी मुझे डर लगता था। मैंने बाबा को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वो मुझे बुलाते तो मैं सुनी अनसुनी कर देती, इनके सामने न जाती, पढ़ाई का बहाना करके हर वक्त अपने कमरे में ही रहती। फिर वो मेरे कमरे में आ गए। मुझे पढ़ाने के बहाने वो मेरे पास ही रहते। मैं अम्मी को ये सब ना बता सकती थी। मैंने फिर कोशिश करना शुरू की कि मैं हर वक्त अम्मी के पास रहूं, मगर ये मुमकिन नहीं था। जब भी अम्मी किसी काम से बाहर जाती तो मेरी रूह अटक सी जाती। फिर उस रोज अम्मी खाला नानी के घर गंदुम छत से उतारने गई थी। पीछे से बाबा को ये सब करने का मौका मिल गया। मैं नहीं जानती थी अम्मी को क्यों नहीं बता पाई। मेरी इस खामोशी ने बाबा को मजीद शय दे दी। आज मेरी हालत बहुत बुरी है। मैं बेबस हूँ। मुझे लगता है मैं कांटों भरे रास्तों पर चल रही हूँ। हलीमा ने नादिया को तसल्ली दी कि इसकी माँ इसके साथ है। कोई इसे बुरी आंख से देखेगा तो वो इसकी आंखें निकाल लेगी। फिर इसे जबरदस्ती सुलाकर वो जुबैर का इंतजार करने लगी। रात गए वो घर लौटा। इसकी आंखों में इसने गिरेबान से पकड़कर झांका और झंझोर डाला। कहने लगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये थी तुम्हारी मोहब्बत, ये थे तुम्हारे दावे कि तुम मेरी बेटी को बाप जैसा प्यार दोगे। क्या सगे बाप बेटियों के साथ ऐसा करते हैं जैसा तुमने किया? नादिया तुम्हारी सगी बेटी होती तो तुम ऐसा करते? जुबैर शर्मिंदा होने की बजाय डिठाई पर उतर आया। कहने लगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम तो जानती हो कि तुम मुझसे 10 साल बड़ी हो। मैं तो कभी भी बहक सकता हूँ। फिर दोनों में बहस इस कदर बढ़ी कि हलीमा ने इसे अपने हाथों से सजा देने का फैसला कर लिया। इसे गहरी नींद सुलाकर खुद जरूरी सामान के साथ नादिया को लेकर ट्रेन में जा बैठी। वो नहीं जानती थी कि इसने कहाँ जाना है। ट्रेन शहर में आकर रुक गई। अब हलीमा की जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। इसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। 3 साल इसी तरह गुजर गए। इसे लगा था जैसे वो अपने माजी को खुद से अलग कर चुकी है। नई जगह नई पहचान के साथ रहते हुए वो एक मजबूत औरत बन चुकी थी। इसने हादिया को फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दिया। इसका ख्याल था जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, मगर ये सब इसकी गलत फहमी थी। हलीमा अपने 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थी। घर में गरीबी की ये हालत थी कि नहायत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती। फिर इसके लिए बशीर का रिश्ता आया। बशीर इससे उम्र में दुगना बड़ा था। इसने हलीमा के वालिदैन को इनका कर्ज उतारने के लिए दिया और हलीमा से शादी भी कर बैठा। शादी के 1 साल बाद नादिया पैदा हुई, मगर चंद दिन बाद ही बशीर का इंतकाल हो गया। तब जुबैर इसकी जिंदगी में आया। इसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर इससे शादी तो कर ली, मगर जुबैर को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया कि इसे किसी जवान लड़की से शादी करना चाहिए थी।
फिर इसने इधर उधर दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। लेकिन एक रोज इसने हलीमा की जवान होती बेटी को देखा तो वो घटियापन पर उतर आया। इसने अपने प्लान में कामयाबी भरना शुरू कर दी, मगर फिर हलीमा ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अपनी तरफ से तो हलीमा इसे मार कर चली गई, मगर वो जिंदा था, मगर शदीद जख्मी। ठीक होने के बाद इसने माँ बेटी को तलाश करना शुरू कर दिया। इसका इरादा हलीमा को सजा दिलवाकर नादिया को हमेशा के लिए अपने पास रखने का था। एक दिन वो अपने दोस्त से मिलने लाहौर गया तो इसे हलीमा नजर आ गई। इसने इसका पीछा किया और अपने दोस्त के साथ मिलकर इस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया कि वो इसे जख्मी करने के बाद इसकी बेटी को लेकर फरार हो चुकी है। पुलिस हलीमा को पकड़कर ले गई। मुकदमा चला और हलीमा को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा हो गई। हलीमा ये सोचकर चुप थी कि अगर मुंह खोलेगी तो इसकी बेटी ही बदनाम होगी। अलबत्ता जब इसे मालूम हुआ कि अदालत के जरिए जुबैर नादिया को कस्टडी में लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई। इसने नादिया को दरिंदे से बचाने और चाइल्ड अब्यूज का शिकार होने वाली बच्चियों की खातिर ये फैसला कर लिया। फिर जब सबूतों के साथ अदालत के सामने वो जुबैर का मकरू चेहरा लेकर आई, तो अदालत में जुबैर को हथकड़ी लगा दी गई, जबकि हलीमा को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसने वकील का शुक्रिया अदा किया, जिसने फी सबीलुल्लाह इसका मुकदमा मुकम्मल ईमानदारी से लड़ा और जीता भी। जहां दुनिया में जुबैर जैसे गलीज सोच और गलत अमल वाले इंसान हैं, वकील जैसे इंसान दोस्त लोग भी मौजूद हैं। जुबैर को इसके कर्मों की इबरतनाक सजा मिल चुकी थी। इसकी सजा को देखते हुए बहुत से मर्दों ने अल्लाह के हजूर तौबा की थी। नादिया ने माँ को जो एतबार दिया था, इसकी जिंदगी की अगली राहें खुशगवार हवाओं से मुअत्तर हो गईं कि बेशक अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।